वेलकम टू आवर मैराथन। जैसा कि आपको मालूम है, अपना स्टील का सेशन चल रहा था, जिसमें ऑलरेडी हम कंप्रेशन मेंबर तक स्टडी कर चुके हैं। आपका इसमें स्प्लाइस प्लेट अपना टॉपिक है और स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम कंबाइन 3 टॉपिक का स्टडी करेंगे, एक स्प्लाइस प्लेट, दूसरा बीम और फ्लैट गाइडर। ये तीनों टॉपिक को हम डील करेंगे। सो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें। जो भी टॉपिक पूछा गया है आपको अच्छे से डील करने का कोशिश किया जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन है प्लेट गाइडर का, ओके, सॉरी स्प्लाइस प्लेट का। प्लेट गाइडर लास्ट टॉपिक है। सो इसमें स्प्लाइस प्लेट है, जानते होंगे स्प्लाइस प्लेट, आपको अच्छे से याद होगा स्प्लाइस प्लेट में हम क्या स्टडी किए थे। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इट इज़ प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेंबर। इसको हम प्रोवाइड क्यों करते हैं? लेंथ ऑफ मेंबर को इंक्रीज करने के लिए, ओके। लेंथ जैसे मतलब कोई दो को मतलब बोले तो कॉलम है या तो बीम है और उसको हमको लेंथ छोटा पड़ रहा है, उसको बढ़ाना है, तो उसको लेंथ को बढ़ाने के लिए हम स्प्लाइस प्लेट का यूज करते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट है स्प्लाइस प्लेट इज प्रोवाइडेड टू होल्ड द सेक्शन एट देयर पोजीशन। अब कहीं भी किसी पोजीशन में आपको अगर आपको कोई पोजीशन को होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है, तो उसके लिए हम स्प्लाइस प्लेट का यूज करते हैं। तो 2 पॉइंट इसमें हम देखें। और तीसरा पॉइंट इसमें देख रहे हैं कि स्प्लाइस प्लेट जो होता है ना, आपका जो लोड लगता है ना, तो स्प्लाइस प्लेट जो है सो अपने पर से 50% लोड को ट्रांसफ़र कर देता है। जो भी लोड आता है एक्चुअल में उसमें से 50% को ट्रांसफ़र करता है, ओके। तो 3 पॉइंट पढ़े, तीनों को डील करते हैं एक बार और। इट इज अ प्रोवाइड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेंबर। आई मीन स्प्लाइस प्लेट को हम यूज करते हैं लेंथ ऑफ मेंबर को इंक्रीज करने के लिए, लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ओके। दूसरा ए होता है ना, होल्ड करके रखता है किसी भी सेक्शंस को, होल्ड करके रखता है स्प्लाइस प्लेट, ओके। तीसरा 50% लोड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। 3 पॉइंट डील कर लिए, आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट है स्प्लाइस प्लेट एंड इट्स कनेक्शन इज टेंशन मेंबर शुड बी डिजाइन नेट स्ट्रेंथ। अब कह रहा है कि स्प्लाइस प्लेट जो होता है ना, स्प्लाइस प्लेट इट्स कनेक्शन इन अ टेंशन मेंबर, इस कनेक्शन इन टेंशन मेंबर शुड बी डिजाइन फॉर नेट स्ट्रेंथ। तो ये जो नेट स्ट्रेंथ के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, अगर बाय द वे टेंशन मेंबर में बोले कि स्प्लाइस प्लेट को आपको टेंशन मेंबर में डिज़ाइन करना है, तो नेट स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन करेंगे। आई मीन आपको याद रखना है कि स्प्लाइस प्लेट को टेंशन मेंबर में किस लिए डिज़ाइन करते हैं, तो नेट स्ट्रेंथ के लिए। और कंप्रेशन मेंबर में तो ग्रॉस स्ट्रेंथ के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्प्लाइस प्लेट इज कनेक्शन इन कंप्रेशन मेंबर शुड बी डिजाइन फॉर ग्रॉस स्ट्रेंथ। तो ग्रॉस स्ट्रेंथ के लिए हम कंप्रेशन मेंबर में और नेट स्ट्रेंथ टेंशन मेंबर में, ओके। तो दोनों बात अब कंफर्म कीजिए। टेंशन कहेगा तो नेट स्ट्रेंथ याद रखना है, कंप्रेशन कहेगा तो ग्रोस याद रखना है, ओके। आगे आता है लास्ट पॉइंट है स्प्लाइस प्लेट जनरली प्रोवाइड एट स्क्वायर स्पान ऑफ द मेंबर। स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्वार्टर है, क्वार्टर स्पान ऑफ द मेंबर। तो स्प्लाइस प्लेट को जहाँ हम प्रोवाइड करते हैं ना, वो क्वार्टर स्पान ऑफ द मेंबर, मेंबर का जहाँ पे क्वार्टर स्पान होता है ना, वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। स्प्लाइस प्लेट जनरली प्रोवाइड एट द क्वार्टर स्पान ऑफ मेंबर। क्वार्टर स्पान ऑफ मेंबर होता है ना, क्वार्टर स्पान ऑफ मेंबर, वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं स्प्लाइस प्लेट को, ओके। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्प्लाइस प्लेट जनरली प्रोवाइड एट द क्वार्टर स्पान ऑफ मेंबर। क्वार्टर स्पान ऑफ मेंबर होता है ना, वहीं पे हम स्प्लाइस प्लेट को प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्प्लाइस प्लेट को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो क्वार्टर स्पान ऑफ मेंबर पे, ओके ना। अब आगे देखिए क्या पॉइंट है, देखते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ स्प्लाइस प्लेट। तो आपका स्प्लाइस प्लेट का टाइप पूछा जा रहा है आपसे, तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट, दूसरा होता है वेब स्प्लाइस प्लेट। तो देखिए फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट क्या है और वेब स्प्लाइस प्लेट क्या है वो देख लीजिए। इट इज़ प्रोवाइडेड वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा ना, तो वहाँ पे फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट का हम प्रोवाइड करेंगे। बेंडिंग मोमेंट आप ऐसे भी जानते हैं कि फ्लेंज जो होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है और वेब होता है शेयर के लिए। तो याद कीजिए आपकी फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट होता है, प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, वहाँ पे फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट को हम प्रोवाइड करते हैं। वेब स्प्लाइस प्लेट इट इज़ प्रोवाइड वेयर द शेयर फोर्स इज मैक्सिमम। जहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा वहाँ पे हम वेब स्प्लाइस प्लेट को प्रोवाइड करेंगे। तो 2 पॉइंट था, दोनों पॉइंट को हम डील किए। जहाँ पे अगर आपका बोले तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट को प्रोवाइड करेंगे, और जहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा वहाँ पे वेब स्प्लाइस प्लेट को प्रोवाइड करेंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है, आगे नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्प्लाइस प्लेट इज 6 मीटर
कहने का मतलब जो थिकनेस जो होता है ना स्प्लाइस प्लेट का, वो कह रहा है 6 mm होता है, मीटर में नहीं होता है, सॉरी 6 mm होता है इन सर्विस कनेक्शन एक्सपोजर कंडीशन, सीवर कंडीशन एक्सपोजर कंडीशन, ओके ना। अगर सीवर कंडीशन रहेगा, एक्सपोजर कंडीशन रहेगा, तो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्प्लाइस प्लेट कितना होता है, तो 6 mm होता है। किस कंडीशन में, सीवर कंडीशन में, एक्सपोजर कंडीशन में स्प्लाइस प्लेट जो होता है उसका 6 mm होता है आपका थिकनेस। अब बोल रहा है प्रोवाइड 8 mm व्हेन द मेंटेनेंस इज नॉट डूइंग प्रॉपरली। अब कह रहा है कि अगर भाई जब हमको मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट क्या होगा, 8 mm का हो जाएगा। ओके, तो दोनों पॉइंट समझ चुके हो गए। पहले बोल रहा है 6 mm प्रोवाइड करते हैं अगर भाई जब मेंटेनेंस वगैरह करना है, तो अगर मेंटेनेंस वगैरह नहीं करना है तो 8 mm प्रोवाइड करेंगे। ओके, आगे है मेंबर, उसके बाद मिनिमम थिकनेस है, नोट एक्सपोजर और वेदर, माने नोट एक्सपोजर और वेदर कंडीशन होगा तो क्या होगा, 6 mm प्रोवाइड कर लेंगे। ओके, एक्सपोजर और वेदर कंडीशन, एक्सपोजर और वेदर कंडीशन, एक्सपोजर मैंने समझते हैं, एक्सपोजर मैंने जहाँ पे बारिश वगैरह होता है, तो बारिश वगैरह जहाँ पे होता है या पानी वानी का मात्रा रहता है, तो वहाँ पे हम क्या 6 mm प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसमें मेंटेनेंस का जरूरी पड़ेगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि अगर भाई दे बोल जाए कि नोट एक्सपोजर कंडीशन मैंने बारिश वगैरह नहीं हो रहा, तो 6 mm प्रोवाइड कर दीजिए। अगर अब तो बोला जाए आपसे कि अगर भाई दे बारिश वगैरह होता है, एक्सपोजर कंडीशन है, तो उसमें 6 mm प्रोवाइड करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेंटेनेंस भी नहीं करें और एक्सपोजर कंडीशन भी हो, बारिश वगैरह हो जाए, वो चलने के लिए आपको 8 mm का प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तब आप समझ चुके होंगे कि स्प्लाइस प्लेट में क्या क्या पॉइंट था। उसका थिकनेस था 6 mm जब नहीं रहेगा एक्सपोजर कंडीशन, तो अगर एक्सपोजर कंडीशन रहेगा तो आपको 8 mm, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि 6 mm प्रोवाइड करें हम, लेकिन तो उसमें मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब आगे पेज देखते हैं क्या है। अगला पेज में है ऑब्जेक्टिव पर्पज से। आपका स्प्लाइस प्लेट खत्म हुआ टॉपिक, इसमें ऑब्जेक्टिव पर्पज से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लीजिए। बकलिंग इन निगलेक्टेड स्प्लाइस प्लेट, हाँ स्प्लाइस प्लेट बहुत ही छोटा छोटा होता है, इसलिए उसमें बकलिंग नहीं आते हैं, उसको हम निगलेक्ट करके रखते हैं। ओके ना। स्ट्रैट, STRAT, स्ट्रैट स्मॉल कॉलम, स्ट्रैट स्मॉल कॉलम, बकलिंग इज निगलेक्टेड, मैंने स्ट्रैट जो होता है ना उसमें भी हम बकलिंग को निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, थिकनेस इज कैलकुलेशन इन द टेंशन मेंबर एट क्रिटिकल सेक्शन इनर मोस्ट सेक्शन। बोल रहा है थिकनेस ऑफ कैलकुलेटर टेंशन मेंबर क्रिटिकल सेक्शन इनर मोस्ट सेक्शन। बोल रहा है कि टेंशन मेंबर जो है, कोई भी टेंशन मेंबर है, उसमें थिकनेस को कैलकुलेट करना है। कह रहा है थिकनेस ऑफ कैलकुलेटर टेंशन मेंबर एट क्रिटिकल सेक्शन इनर मोस्ट सेक्शन। कौन होगा, टेंशन मेंबर अगर है तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर है उसमें आपको थिकनेस निकालना है, थिकनेस निकालना है ना। थिकनेस ऑफ कैलकुलेटर इन टेंशन मेंबर, कोई टेंशन मेंबर उसमें थिकनेस निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, तो इनर मोस्ट सेक्शन से निकालेंगे। ओके, बिर्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट शुड बी सेम एज द बिर्थ ऑफ मेन मेंबर। कह रहा है कि बिर्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट शुड बी सेम एज द बिर्थ ऑफ मेन मेंबर। जो बिर्थ जो होता है ना स्प्लाइस प्लेट का, उसका बिर्थ मेन मेंबर के बराबर होता है। पहले बोला कि अगर थिकनेस निकालना है आपको टेंशन मेंबर का, तो इनर मोस्ट सेक्शन से निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन बिर्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट शुड बी सेम एज द बिर्थ ऑफ मेन मेंबर। बिर्थ जो होता है ना, बिर्थ और स्प्लाइस प्लेट का वो सेम होता है बिर्थ ऑफ मेन मेंबर का, मेन मेंबर का बराबर होता है। याद कीजिए कि अगर बिर्थ बोलेगा स्प्लाइस प्लेट का तो मेन मेंबर के बराबर होता है। ओके ना। फिर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्प्लाइस प्लेट शुड बी ऑलवेज मोर देन इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट। ओके, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्प्लाइस प्लेट शुड बी ऑलवेज मोर देन इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं हम कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है ना स्प्लाइस प्लेट का, मोर देन इक्वल टू होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेन प्लेट का। आप ध्यान दीजिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया पहले बताया थिकनेस का टेंशन मेंबर का, तो इनर मोस्ट सेक्शन से फिर बोला आपको बिर्थ का, तो बिर्थ हुआ, बिर्थ तो बराबर होगा मेन मेंबर का। लेकिन अब बोला क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है ना ऑलवेज मोर देन इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है ना ऑलवेज मोर देन इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेन प्लेट। मोर देन इक्वल टू होता है मेन प्लेट का, क्रॉस सेक्शन एरिया भी मेन प्लेट का मोर देन इक्वल टू होता है। ओके, आप समझ चुके होंगे। ड्यू टू विड्थ स्प्लाइस प्लेट इज हाई, क्रॉस सेक्शन एरिया मोर देन होता है, इक्वल टू होता है, मोर देन इक्वल टू होता है मेन मेंबर का। ओके, अब आगे आया बीम। आपका स्प्लाइस प्लेट खत्म हो गया, अब हम बीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट है और पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहला हुआ यहाँ पे स्टील, जिसको हम ग्राइडर भी बोलते हैं, स्टील को हम ग्राइडर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका देखिए बीम का क्या इंट्रोडक्शन है। इट इज द
हॉरिजॉन्टल मेंबर, यह एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ठीक है ना। इट इज स्ट्रक्चरल विच सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपका बीम किसके लिए होता है, तो ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए होता है। बीम किसके लिए होता है, बीम ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, बीम में ऊपर में कंप्रेशन होता है, नीचे में टेंशन होता है, ओके। अब आगे देखिए, हाँ, F/Y M/I E/R ए प्योर बेंडिंग इक्वेशन है। आगे देखिए, सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है I/Y, ये भी जानते होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पॉइंट है, ये तो जानते हैं आप, पुराना है कि प्रोवाइड ज़्यादा करते हैं जितना रिक्वायर्ड है। तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें प्रोवाइड ज़्यादा करते हैं जितना रिक्वायर्ड है उससे, ओके। अब आता है पॉइंट फॉर इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट डिजाइन ऑफ द बीम, स्ट्रेंथ ऑफ बीम सेक्शन मॉडुलस शुड बी मैक्सिमम फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। ये हमको पॉइंट समझ नहीं आया, आप समझ लोगे, भगवान आपको हिम्मत दे समझने के लिए, ओके। अब आता है टाइप्स ऑफ बीम इन स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में कितने टाइप्स का बीम होते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक लेटरल सपोर्टेड बीम, एक होता है लेटरली अनसपोर्टेड बीम। तो पहला क्या बोले, लेटरली सपोर्टेड बीम, एक होता है लेटरली अनसपोर्टेड बीम। तो दोनों को डील करते हैं। पहले देखिए लेटरली सपोर्टेड बीम को, तो लेटरली सपोर्टेड बीम में हम पढ़ते हैं। पहले क्या है, इन लेटरली सपोर्टेड बीम चांस ऑफ बकलिंग इन कंप्रेशन फ्लेंज, कंप्रेशन फ्लेंज में बोल रहा है, चांस इन बकलिंग कंप्रेशन फ्लेंज इज लेस ड्यू टू लेटरल सपोर्टेड। कहने का मतलब है कि लेटरल सपोर्टेड बीम बोले ना, तो जो कंप्रेशन फ्लेंज होता है, कंप्रेशन, उसमें चांस ऑफ बकलिंग रिड्यूस हो जाता है, ओके। हेंस क्यों हो जाता है, तो हेंस परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द बेंडिंग कंप्रेशन विल बी सेम एज द बेंडिंग इन टेंशन, दोनों बराबर हो जाता है। तो लेटरल सपोर्टेड से आपको ये फायदा होगा कि कंप्रेशन में जो कंप्रेशन फ्लेंज है उसमें बकलिंग जाएगा ना, वो रिड्यूस हो जाता है लेटरल सपोर्टेड बीम में, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है, लेटरल अनसपोर्टेड बीम है। तो लेटरल अनसपोर्टेड बीम होता है ना कि इसमें कंप्रेशन में आपको बकलिंग आने का चांस हो जाता है क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं है, ओके। ये भी डील हो चुका। ये दोनों पॉइंट बता दिए हम, कुछ खास नहीं है, बस रीडिंग समझ लेना है कि अगर सपोर्ट देंगे तो क्या होगा, सपोर्ट नहीं देंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है जॉइस्ट बीम, ये इंपॉर्टेंट है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है इससे रिलेटेड, बताएंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तब जॉइस्ट बीम में जानिए पहले जॉइस्ट बीम क्या होता है। इट इज़ नॉट मेजर बीम, आपका ये जॉइस्ट बीम है, सो कोई मेजर बीम नहीं है, ओके। दिस बीम सपोर्टेड द लोड कंस्ट्रक्शन स्लैब और फ्लोर, जो स्लैब और फ्लोर होता है ना उसको कंस्ट्रक्शन में सपोर्ट देता है कौन, तो जॉइस्ट बीम। तो आपको याद करना होगा कि जॉइस्ट बीम जो होता है ना, सपोर्टेड द लोड ऑफ कंस्ट्रक्शन स्लैब और फ्लोर, स्लैब हो ऐसे और फ्लोर हो ऐसे, उसको में सपोर्ट जो देता है ना उसी को बोलते हैं जॉइस्ट बीम, ओके। आप देखिए मेजर बीम, इट इज बीम विच इज सपोर्टेड जॉइस्ट। अब जॉइस्ट को जो सपोर्ट करता है ना उसे हम मेजर बीम बोलते हैं। ये बात आप कंफर्म कीजिए कि जो ये जॉइस्ट था आपको बीम को और स्लैब को सपोर्ट कर रहा था, स्लैब को और फ्लोर का, सॉरी स्लैब को फ्लोर को जॉइस्ट सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जो जॉइस्ट को सपोर्ट करता है ना, जॉइस्ट को, खुद जॉइस्ट को, उसे मेजर बीम बोलते हैं, ओके। इट इज बीम विच इज सपोर्टेड जॉइस्ट, जॉइस्ट ही को सपोर्ट करता है उसे मेजर बीम बोलते हैं। अब देखिए आया फिलर जॉइंट, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और लैंग्वेज में क्या था कि जब मतलब हम रीड कर रहे हैं उसके बाद बताते हैं कि जॉइस्ट इज कास्टेड इन द कंक्रीट देन इट्स नोन एज फिलर जॉइंट। यही लैंग्वेज में था कि अगर बाय द वे जॉइस्ट को, मतलब हम अगर बाय द वे जॉइस्ट को हम कास्टेड करते रहे कंक्रीट में, जॉइस्ट जो है ना उसको कास्टेड करते रहे, देखिए हमें देखने में लग रहा है सीधा सीधा जो बारा हुआ है ना फिगर में, उसी को जॉइस्ट बोल रहे हैं। इसी जॉइस्ट को कंक्रीट में कास्टेड कर दिए हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो कास्ट कर दिए तो मतलब फिल कर दिए, उसमें भर दिए तो फिल मैंने जानता ही हैं आप कि फिलर जॉइस्ट हो जाएगा। तो अगर बाय द वे जॉइस्ट जो है ना उसको कास्टेड कर दिए या तो फिल कर दिए क्या चीज़ में, तो कंक्रीट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिलर जॉइस्ट बोलेंगे। फिल करिए दिए तो फिलर जॉइस्ट बोलेंगे। तो आप डायरेक्ट इन लैंग्वेज याद कीजिए कि अगर बाय द वे जॉइस्ट बीम कास्टेड इन कंक्रीट तो क्या उसको बोलेंगे, कास्टेड कर देंगे कंक्रीट में तो फिलर जॉइस्ट बोलेंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है स्लैब प्लस जॉइस्ट मेजर बीम, बताना क्या है। आगे देखिए 3-4 पॉइंट हैं प्राइमरी बीम के लिए। देखिए अगर प्राइमरी बीम पूछे तो जो आपको कॉलम से अटैच होता है उसे हम प्राइमरी बीम कहते हैं, और जो बीम टू बीम अटैच होता है उसे हम सेकेंडरी बीम कहते हैं, ओके। यही दोनों पॉइंट है, समझ लीजिए आप अच्छे से। प्राइमरी बीम
अटैच टू कॉलम, जो कॉलम से अटैच्ड है, जैसे कॉलम कैसा होता है, सीधा वन जैसा होता है, वन जैसे लिखा था उसी तो कॉलम होता है। तो अगर बोले तो अगर कॉलम से कनेक्ट है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी बीम, और अगर सेकेंडरी बीम की बात करते हैं तो बीम से बीम कनेक्ट होता है तो उसे हम सेकेंडरी बीम बोलते हैं। तो कंफर्म हो चुका होगा, 2 बार रीड कर चुके हैं कि बीम टू बीम तो सेकेंडरी बीम। ओके, प्राइमरी बीम के बारे में कुछ डिफिनेशन है, देखिए। इफ़ बीम अटैच टू कॉलम ट्रांसफर द ट्रांसवर्स लोड, हाँ ये ट्रांसवर्स लोड को ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी बीम। ओके ना। सेकेंडरी बीम ये जो होता है बकलिंग को रोकता है, बीम टू बीम कॉन्टैक्ट रहता है और बकलिंग को रोकता है। तो प्राइमरी बीम क्या करता है, आपको ट्रांसफर्स द ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड को ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी बीम, और सेकेंडरी बीम क्या होता है, बकलिंग को रोकता है। ओके, समझ चुके होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी बीम के लिए। आपसे डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको से बीम स्ट्रॉन्ग होता है या तो कॉलम, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बीम जो होता है ना ओनली फॉर लोड को ट्रांसफ़र कर देता है किस पे, कॉलम पे, और कॉलम जो होता है लोड को ट्रांसफ़र करके अर्थ पे भेजता है, तो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कॉलम, बीम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका कॉलम। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, ये पर्लिन है, राफ्टर है, सब हम पढ़ना है आगे, वो तो पढ़ लेंगे। अस आगे आया स्पेंड्राइल। तो स्पेंड्राइल क्या होता है, एक्सटीरियर बीम होता है। ओके ना। इसको मैं देखिए फिगर दिख रहा है आपको, तो फिगर में देख रहे होंगे आर्च है, फिगर में बनाया हुआ आर्च है, तो सभी आर्च के बीच में कुछ जगह है ना, दोनों जैसे आर्च का सपोर्ट है उसके बीच ट्रेंगल जैसा जगह है, उसी को बोलते हैं स्पैंड्रील। देखिए स्पैंड्राइल है ना, उसी को बोलते हैं, आर्च के बीच का डिस्टेंस देखिए स्पैंड्राइल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज वही है। आर्च कंस्ट्रक्शन माने आर्च कंस्ट्रक्शन में ट्रेंगुलर पोर्शन बीम बिटवीन टू कंस्ट्रक्शन आर्च, दो कंस्ट्रक्शन आर्च के बीच में जो ट्रेंगुलर पोर्शन होता है ना उसी को स्पैंड्राइल बोलते हैं। स्पैंड्राइल, स्पैंड्राइल मतलब स्पैन रहता है, फैला हुआ रहता है, स्पैंड्राइल बोलते हैं। ओके, हम आगे देखिए दिस अरेंजमेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है। डिजाइन बीम ऑफ द शेयर, शेयर के लिए जो डिज़ाइन करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि आपका जो डिजाइन लोड जो होता है ना लेस देन इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेंथ से, आई मीन जो स्ट्रेंथ होता है ना उससे कम ही, हम जितना स्ट्रेंथ है उससे कम ही लोड प्रोवाइड करते हैं, उसी बारे में लिखा होगा। आगे बढ़िए, क्या पॉइंट है, वेब पोर्शन इज रेस्टिंग मैक्सिमम शेयर। हाँ, अभी जानते हैं कि वेब पोर्शन को हम शेयर के लिए डिजाइन करते हैं। अब देखिए 2 फॉर्मूला यहाँ पे है और दोनों से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, तो शेयर स्ट्रेंथ पूछ दिया, बीम पढ़ रहे हैं तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम पूछा आपसे, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम के लिए फॉर्मूला होता है डी मल्टीपल टी डब्ल्यू मल्टीपल एफ वाई बटा 1.1 मल्टीपल में 1/√3, ये होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम। आप समझ चुके होंगे कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम पूछ रहा है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, बीम जानते हैं ना वही टी सेक्शन की तरह बीम होता है, तो उसी का पूछ रहा है कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम क्या होता है। तो डी मल्टीपल टी डब्ल्यू शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, तो डी मल्टीपल टी डब्ल्यू मल्टीपल में एफ वाई बट्टा में 1.1 मल्टीपल में 1/√3। तो डी क्या होता है, तो डेप्थ ऑफ बीम होता है। टी क्या होता है, तो थिकनेस ऑफ वेब होता है। और एफ वाई इल्ड स्ट्रेस होता है 1.1 मल्टीपल में 1/√3। एल एस एम के लिए फॉर्मूला हो गया। अब डब्ल्यू एस एम का फॉर्मूला पूछ देगा तो वही रहेगा फॉर्मूला, बस लास्टली गड़बड़ा जाएगा क्या, तो डी मल्टीपल टी डब्ल्यू है मल्टीपल 0.45 एफ वाई हो जाएगा, या तो 0.4 एफ वाई हो जाएगा। ओके, तो दोनों फार्मूला याद हो चुका होगा। आपको रिपीट करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं। रिपीट करते हैं आपको, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम के लिए फार्मूला डी मल्टीपल टी डब्ल्यू मल्टीपल में एफ वाई बट्टा में 1.1 मल्टीपल में 1/√3, नहीं तो फिर डब्ल्यू एस एम में डी मल्टीपल क्या बताओ, डी मल्टीपल टी डब्ल्यू मल्टीपल में 0.4 एफ वाई या तो 0.45 एफ वाई। ओके, अब देखिए वहीं पे क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम विथ बीम 300 हैविंग थिकनेस ऑफ द वेब, इतना मतलब ये जो 300 दिया है डेप्थ है और जो थिकनेस है, तो वही डी मल्टीपल टी डब्ल्यू एफ वाई बटा 1.1 मल्टीपल 1/√3 पुट कीजिए इसमें डेप्थ और थिकनेस, और आपको सॉल्यूशन करके इतना आ गया। नहीं तो शॉर्ट फार्मूला डायरेक्ट लगाइए, डी मल्टीपल टी डब्ल्यू मल्टीपल में 0.4 एफ वाई, तो डी 300 और थिकनेस जो होता था वो प्रोवाइड कीजिए और 0.4 ये हो गया, एफ वाई हो गया 250, उसे गुना कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम इसी तरह से, और दूसरा उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन इन बीम, तो इंडियन स्टैंडर्ड जो रोल्ड सेक्शन होता है ना उसका बीम में सीरीज कितना होता है, तो बीम है तो चरकोना होगा, तो 4 सीरीज इसमें होता है। आप कंफर्म कीजिए इस बात को कि इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन इन बीम, तो
कितने सेक्शन मैंने कितना सीरीज होता है, 4 सीरीज होता है इसमें। इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन इन बीम, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन इन बीम, रोल्ड सेक्शन बीम में, रोल्ड सेक्शन में सीरीज कितना होता है, तो 4 सीरीज होता है रोल्ड सेक्शन में। वही बोले कि इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन इन कॉलम, तो कॉलम में कितना होता है, तो 2 सीरीज होता है। बीम हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम में 2 सीरीज होता है। इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन ऑफ कॉलम, बीम नहीं कॉलम, तो इसमें 2 सीरीज हो जाएंगे। कितने सीरीज होंगे, 2 सीरीज हो जाएंगे। अगर बोल दिए तो कि इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन इन कॉलम, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन इन कॉलम, कॉलम बोल रहा है तो 2 होगा, बीम में 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ हॉट रोल्ड सेक्शन तो 9 को होता है, टोटल बोले तो 9 हो जाता है। बीम में कितना बोले, 4 ठो होगा, चरकोना होता है, तो कॉलम में 2 हो जाएगा और टोटल बोले तो 9 हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लास्ट पॉइंट है, नोट सेक्शन मॉडुलस ऑफ LSM इज मोर देन सेक्शन मॉडुलस ऑफ WSM, माने सेक्शन मॉडुलस LSM और WSM में कंपेयर किया जा रहा है तो LSM का सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होता है ड्यू टू यूज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। कहा है कि LSM में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 यूज होता है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे सेक्शन मॉडुलस किसका ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है। तो LSM का ज़्यादा होता है क्योंकि उसका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है। ठीक है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। अब यहाँ डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं हम, अब बीम पढ़ रहे हैं तो उसका डिफ्लेक्शन चेक करना है। देखिए सिंपली सपोर्टर में इफ़ सपोर्ट एलिमेंट ब्रिटल, अगर ब्रिटल है तो चांस ऑफ क्रैकिंग, इसमें क्रैकिंग आएगा। इन नेचर ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम L/360, कहने का मतलब है कोई भी अगर बाय द बोले सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें अगर ब्रिटल नेचर का है तो उसमें क्रैक आएगा, तो उसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, तो L/360। ओके, कोई भी बीम है ना उसमें कह रहा है। इफ़ सपोर्टेड एलिमेंट डक्टाइल, अगर सपोर्टेड एलिमेंट डक्टाइल है, आपका जो सपोर्ट कर रहा है एलिमेंट ना वो डक्टाइल है, नेचर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज L/300, इसमें क्रैकिंग नहीं आएगा। तो दोनों पॉइंट को आप डील कीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है ना कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और ब्रिटल नेचर का है तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो L/360 होगा, इसमें क्रैक भी आएगा। अगर वही बोल दे कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है और डक्टाइल नेचर का है, काची का है, डक्टाइल नेचर का है, तो उसमें L/300 हो जाएगा डिफ्लेक्शन। ओके, इसमें क्रैक नहीं आता है डक्टाइल में। अब आइए कंटिलीवर बीम में। कंटिलीवर बीम में क्या है, इफ सपोर्टेड एलिमेंट ब्रिटल इन नेचर लाइलेबल क्रैक, हाँ ब्रिटल होगा तो क्रैक आएगा। परमिसिबल डिफ्लेक्शन तो L/180 हो जाएगा। कंटिलीवर है तो L/180 में काम चलाना पड़ेगा आपको, तो वही कह रहा है। अगर भाई देखो कंटिलीवर बीम है और उसमें डक्टाइल भी है, तो डक्टाइल भी है तो डक्टाइल, सॉरी डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है तो ब्रिटल है तो क्रैक आएगा उसमें, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो L/180। ओके, अब कह रहा इफ है स्पाइंड्रल डक्टाइल नेचर नोट लाइएबल द क्रैकिंग। अब बोल रहा है कि वही कंटिलीवर बीम है और डक्टाइल नेचर का है, उसमें क्रैक नहीं आ रहा है, तो इसका कितना होगा डिफ्लेक्शन, तो L/150, L/180, L/150। ओके, तो उसमें सिंपली सपोर्ट में देखें L/360, L/300, यहाँ देखें L/180 और L/150। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगर बाय द वे कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। WSM परमिसिबल डिफ्लेक्शंस L/325, ये WSM में इतना हो जाता है, कितना होता है, L/325। परमिसिबल स्ट्रेस WSM में कितना होता है बीम पे, परमिसिबल डिफ्लेक्शन L/325 होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या पॉइंट है। L/300, हाँ क्वेश्चन पूछा गया था वो है। हाँ यहाँ देखिए, अब है सीटेड कनेक्शंस। तो सीटेड कनेक्शन क्या होता है उसके बारे में आप जानिए। सीटेड कनेक्शन एक होता है, उसके बारे में जानिए आपकी सीटेड कनेक्शन क्या होता है। बीम अटैच्ड विथ कॉलम, अगर बीम को हम अटैच करवा रहे हैं कॉलम से बाई पैकिंग मैकेनिज्म से, ठीक है, ऑन टॉप और बॉटम ऑफ बीम इज नोन एज सीटेड कनेक्शन। कह रहा है ना कि अगर बाय द वे बीम और कॉलम को पैकिंग मैकेनिज्म से अटैच करते हैं तो उसे हम सीटेड कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर बाय द वे बीम जो होता है ना अटैच्ड हो रहा है कॉलम से, आपका जो बीम है ना से अटैच्ड हो रहा है कॉलम से, और भी कौन सा अप्रोच से, तो पैकिंग मैकेनिज्म से, तो बैटन ऑफ द बीम इज नोन एज सीटेड कनेक्शंस, उसे हम सीटेड कनेक्शन करें। मैंने कोई भी बीम और कॉलम को आप अटैच कर रहे हैं पैकिंग मैकेनिज्म से, तो उसे क्या कहिएगा, तो सीटेड कनेक्शन बोलते हैं। ओके,
अब आपको याद हो चुका होगा कि सीटेड कनेक्शन हम किसे कहते हैं, जब कोई भी बीम और कॉलम को हम पैकिंग मैकेनिज्म से पैक करके जोड़ते हैं ना, तो उसे हम सीटेड कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट है हेडिंग में, ऊपर देखिए, इफ़ द सेक्शन फुली वेंड, एक क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, अगर फुली वेंड कहेगा तो वेब बकलिंग हो जाएगा, अगर नॉर्मल कहेगा तो वेब क्रिपलिंग हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि अगर वेब फुली वेंड है, आपका वेब जो है पूरी तरह से बेंड कर गया, तो उसको वेब बकलिंग कहेंगे, थोड़ा सा बगल किया है तो वेब क्रिपलिंग कहकर काम चला लेंगे। ओके, तो वेब बकलिंग कब कहेंगे, वेब क्रिपलिंग कब कहेंगे, ये समझ चुके होंगे आप, कब कहेंगे वो याद रखिएगा कंडीशन को, ठीक है ना। अब आया स्टिफनेट सेटेड कनेक्शन अन स्टिफनेट सीटेड कनेक्शन। तो अब देखिए स्टिफनेट सीटेड कनेक्शन क्या होता है, अन स्टिफनेट सीटेड कनेक्शन क्या होता है, आई डोंट नो, उसको आगे बढ़ते हैं। फ्रेम्ड कनेक्शन, तो फ्रेम जानते हैं ना, फ्रेम जो बनता है गांव घर में, चाहे कहीं भी फ्रेम देखे होंगे, तो फ्रेम कनेक्शन क्या होता है, व्हेन बीम इज कनेक्टेड, फ्रेम्ड कनेक्शन में याद रखिएगा, बीम इज कनेक्टेड टू एंगल at the top or bottom of the beam which soft riveted और field riveted और wave riveted is known as framed connection। तो framed connection क्या होता है, अगर बाय द वे फ्रेम्ड कनेक्शन फ्रेम में कनेक्शन होता है, तो अगर फ्रेम्ड कनेक्शन की बात कीजिएगा, तो अगर फ्रेम्ड कनेक्शन कहे तो सॉफ्ट रिवेटेड और फील्ड रिवेटेड, मतलब कोई भी को जोड़ रहे हैं, टॉप और बॉटम को, कॉलम जो होता है ना उसका टॉप और बॉटम को जोड़ रहे हैं, वो भी कैसे, तो सॉफ्ट रिवेटेड से, सॉफ्ट में ले जाकर रिवेटेड करवा रहे हैं, फील्ड रिवेटेड से, ठीक है, और बेल्ट रिवेटेड से, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम्ड कनेक्शन कहेंगे। ओके, फ्रॉम्ड कनेक्शन कब, सॉफ्ट रिवेटेड रहेगा तो, फील्ड रिवेटेड रहेगा तो, और वेब रिवेटेड रहेगा तो उसे फ्रेम्ड कनेक्शन कहेंगे। ओके, फ्रेम तो इसी भी जानते हैं, नेचुरल बात है। अब देखिए आया मेड ऑफ फेलुअर ऑफ द वीम, क्या क्या फेलुअर ऑफ वीम का मतलब मोड है, कैसे कैसे फेल करता है, वो है, देखिए पहला है वेब क्रिपलिंग, वेव क्रिमलिंग। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि कब क्या कैसे, इसमें पूछता है ना कि वेब क्रिपलिंग और वेब क्रिमलिंग, जो वेब क्रिपलिंग है, वेब जो क्रिमलिंग है, तो किस लोड के कारण आता है, तो आप ध्यान दीजिए, डायरेक्टली बता रहे हैं, हैवी लोड के कारण आएगा, हैवी लोड के कारण आएगा, कंसनट्रेटेड लोड के कारण आएगा, पॉइंट लोड के कारण आएगा। तो ये बात आप याद रख लीजिए कि वेब क्रिपलिंग हो गया है तो वेब क्रिमलिंग हो गया, वेब है, फ्लेंज नहीं, वेब है, जो कि आपको फ्लेंज और वेब के जंक्शन पे आता है, उसी को वेब क्रिपलिंग। अगर बोले कि वेब क्रिपलिंग है तो उसमें या तो वेब क्रिमलिंग बोले तो किसके चलते आता है, हैवी लोड के कारण आता है, पॉइंट लोड के कारण आता है, कंसनट्रेटेड लोड के कारण आता है, किसके किसके चलते, उस पर हैवी लोड के कारण आता है, उस पर पॉइंट लोड के कारण आता है, उसी पर कंसनट्रेटेड लोड के कारण आता है, वेब क्रिपलिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है नोट पॉइंट एक है, एनी स्टील स्ट्रक्चरल बेस्ड, अब वेब आपका शेयर में बेस्ड होता है और फ्लेंज आपका बेंडिंग में बेस्ड होता है, नॉर्मल बात है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यू टू कंसनट्रेटेड लोड वेव क्रिपलिंग फेनोमेना इज एक्यूरेटेड एट द जंक्शन ऑफ वेब ऑफ फ्लेंज, कह रहा है ना कि वेब क्रिपलिंग जो होता है कंसनट्रेटेड लोड के कारण, जो वेब क्रिपलिंग या तो वेब क्रिपलिंग जो होता है ना, क्रिमलिंग कंसनट्रेटेड लोड के कारण, हैवी लोड के कारण, तो कहाँ होता है, जंक्शन पे होता है, फ्लेंज और वेब का जंक्शन पे होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। टू अवॉइड द फेलुअर एरिया रिडक्शन, फेलुअर एरिया रिडक्शन इन द ग्रेजुअली मैनर, नो हॉट रोल्ड सेक्शन, मैंने कि इसको अवॉइड करना है आपको, वेब क्रिपलिंग है, वेब क्रिपलिंग का, तो हॉट रोल्ड सेक्शन का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके ना, टू अवॉइड द फेलुअर ऑफ एरिया रिडक्शंस इन ग्रेजुअल मैनर, मैंने कह रहा है कि अगर बाय द वे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हॉट रोल्ड सेक्शन का यूज कीजिए। ओके, अब आया वेब बकलिंग, तो वेब बकलिंग में भी याद रखना होगा आपको कि किस लोड के कारण आता है, तो ग्रेजुअल लोडिंग के कारण आता है, ग्रेजुअली लोडिंग इंक्रीज, अगर बाय द वे कोई बीम सेक्शन है उस पर ग्रेजुअली लोड इंक्रीज हो रहा है तो उसमें आपका वेब बकल कर जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं वेब बकलिंग। ओके, तो आपको वेब बकलिंग जान गए कैसे आता है, तो ग्रेजुअल लोड इंक्रीज होता है ना, तो उसके कारण वेब बकलिंग आता है, और वेब बकलिंग को रोकने के लिए हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल स्टीफनर का यूज करते हैं। ओके, अब हमको वेब बकलिंग के बारे में अच्छे से बताइए, कौन सा लोड होता है, ग्रेजुअल लोड इंक्रीज होता है ना, ग्रेजुअली जो लोड लगता है ना उसके कारण आपका वेब बकलिंग हो जाता है। ठीक है, वेब बकलिंग से बचाने के लिए वर्टिकल स्टीफनर का यूज करेंगे। ठीक है, वेब बकलिंग रुक गया। अब आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप्स फेलुअर कंसिडर्ड ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज लोडिंग, बता दिए हैं हम, हॉल वेव इज बकल, ग्रेजुअल लोडिंग कारण होता है वेब बकलिंग। आगे बढ़ते हैं। टू अवॉइड द फेलुअर वर्टिकल स्टीफनर, हाँ इस फेलुअर को रोकने के लिए वर्टिकल स्टीफनर का यूज किए हैं हम वेब बकलिंग में। ओके,
टू अवॉइड द वेव बकलिंग, अगर बाय द वे जो वेव जो आपको बकल कर रहा है, फ्लेंज जो है ना वेव अगर बकल कर रहा है, तो उसके लिए आपको सिलेंडरनेस रेशियो कितना यूज करने पड़ेगा, तो 2.45D1/TW। ओके, कितना, अगर बाय द वे आपका वेव बकल कर रहा है, बीम में पड़ रहा है आपका वेव बकल कर रहा है, तो उसके लिए सिलेंडरनेस रेशियो कितना लीजिएगा, 2.5D1/TW। 2.45 है भाई, 2.45 है D1/TW। ओके, अवॉइड द वेव बकलिंग, अगर भाई आपका वेव बकल कर रहा है, फ्लेंज नहीं वेव, आपका वेव बकल कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए सिलेंडरनेस रेशियो 2.45D1/TW, 2.45D1/TW। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या है ये तो एलएसएम में था, अब डब्ल्यूएसएम में क्या हो जाएगा, √3D1/TW। क्या हो जाएगा, आपको वेव बकलिंग रोकना है तो √3D1/TW। ओके, अब आया डायगोनल बकलिंग। डायगोनल बकलिंग क्यों होता है, तो इसेंट्रिक लोड के कारण आता है। तीनों में लोड जानना है, पहले वेब बकलिंग या तो वेब क्रिपलिंग था, नहीं सॉरी वेब क्रिमलिंग था या तो वेब क्रिपलिंग था, तो उसके लिए किस था, तो पॉइंट लोड था, कंसंट्रेट लोड था, हैवी लोड था। अब बोला वेब बकलिंग तो ये हुआ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग लोडिंग। अब आया डायगोनल बकलिंग, डायगोनल लास्ट है डायगोनल बकलिंग, तो क्यों आता है, तो इसेंट्रिक लोड के कारण आता है डायगोनल बकलिंग। ओके, तो देखिए कंप्रेशन ऊपर में होगा, नीचे में टेंशन होगा, होता है डायगोनल बकलिंग में, ऊपर में जो था कंप्रेशन, नीचे में टेंशन। ओके, ये हुआ डायगोनल बकलिंग। तो डायगोनल बकलिंग जो होता है ना, उसके बारे में हम बताइए किस कारण होता है डायगोनल बकलिंग, तो इसेंट्रिक लोड के कारण होता है। ओके, इसमें रोकने के लिए आपको, अगर रोकना है आपको क्या, अगर आपको डायगोनल बकलिंग को रोकना है तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को यूज करना पड़ेगा। कौन सा, तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो होता है ना, उसी को यूज करने पड़ेगा आपको, किसके लिए, तो डायगोनल बकलिंग को रोकने के लिए। जैसे सबको रोकने के लिए कुछ ना कुछ हम किए ना, जैसे पहले के लिए हॉट रोल सेक्शन बनाए, दूसरा के लिए हॉरिजॉन्टल स्टिफनर वर्टिकल स्टिफनर लगाएं, तो आपको डायगोनल बकलिंग हो रहा है, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का हम यूज करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनर क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड कर देंगे, आपका डायगोनल बकलिंग नहीं होगा। तो कंफर्म कीजिए आपकी डायगोनल बकलिंग में कौन सा स्टिफनर यूज कीजिएगा, तो डायगोनल में हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का यूज करेंगे। ओके, इसमें देखिए वही पॉइंट उसके बारे में डील करके बताएगा। इन दिस टाइप ऑफ फेल्यूर जनरली अकर्स व्हेन द कंप्रेसिव फ्लेंज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड। हाँ, इसेंट्रिक लोड रहेगा तो डायगोनल बकलिंग होगा। आगे कह रहा है अवॉइड दिस बकलिंग, तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का हम यूज करेंगे। यह बता चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, कोई खास पॉइंट नहीं है, आगे मिलते हैं क्या है आगे। ठीक है, आगे इस टेबल को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं मिला, लेकिन देखिए सर इंपॉर्टेंट नंबर वहाँ दिए हैं तो जानना जरूरी है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखना ये है कि फर्स्ट कंप्रेसिव फोर्स, सेकेंड कंप्रेसिव फोर्स और थर्ड कंप्रेसिव फोर्स तीनों क्यों जनरेट होता है। तो फर्स्ट क्यों होता है, सेकेंड क्यों होता है, थर्ड क्यों होता है। फर्स्ट शेयर के चलते जनरेट होता है, सेकेंड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, थर्ड कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू पॉइंट लोड या तो हैवी लोड या कंसंट्रेटेड लोड। ओके, तो फर्स्ट क्यों चलते, शेयर के चलते, सेकेंड बेंडिंग मोमेंट के चलते, और थर्ड ड्यू टू पॉइंट लोड, हैवी लोड और कंसंट्रेटेड लोड। ड्यू टू पॉइंट लोड, हैवी लोड, कंसंट्रेटेड लोड के चलन थर्ड कंप्रेसिव आता है, पॉइंट लोड हैवी लोड के चलन आता है। रिजल्ट वेव ऑफ द बकल, क्या होगा, फर्स्ट कंप्रेसिव के चलते वेव बकल कर जाएगा, फर्स्ट कंप्रेसिव के चलते क्या होगा, वेव बकल कर जाता है। लोकल बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज, इसमें लोकल बकलिंग हो जाएगा। थर्ड में वेब क्रिपलिंग हो जाएगा, थर्ड के चलते होता है क्रिपलिंग हो जाता है, फर्स्ट के चलते वेब बकलिंग हो जाएगा, और सेकंड के चलते लोकल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है। यहाँ पे है ना कि वेब बकलिंग, लोकल बकलिंग, कंप्रेशन फ्लेंज, वेब क्रिपलिंग आर चेक्ड नोट हॉट रोल सेक्शन, चेक फॉर हॉट रोल सेक्शन आर नोट चेक फॉर, मैंने हॉट रोल सेक्शन जो होता है ना, उसमें ना ही वेब क्रिपलिंग, ना ही वेब बकलिंग, ना ही डायगोनल बकलिंग, ये सब कुछ नहीं चेक करते हैं हॉट रोल सेक्शन में। ओके, तो सबसे बेस्ट होता है हॉट रोल सेक्शन। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्शन। दूसरे तरह के सेक्शन होता है, एक होता है प्लास्टिक सेक्शंस, एक होता है कम्पैक्ट सेक्शंस। देखते हैं कौन क्या है। देखिए यहाँ पे आपको समझ से बाहर है, इसको आगे स्किप करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम डील करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट, जैसे एरिया ऑफ प्लेट होता है ना, एरिया ऑफ प्लेट, उसके लिए एक फार्मूला है जेड एक्सेस बिल्ट अप माइनस जेड वाई वाई आई एस एम बी बटा में डी, ये होता है एरिया ऑफ प्लेट के लिए फार्मूला।
तो एरिया ऑफ फ्लूइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जेड एक्सेस विल्ट अप माइनस जेड वाई वाई ए एस एम बी बटा में डी, ये होता है एरिया ऑफ प्लेट के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, एरिया ऑफ कवर प्लेट। अगर एरिया ऑफ कवर प्लेट की बात किया जाए, इंक्रीज बाई 20% ड्यू टू रिडक्शन ऑफ रिविट और वोल्ट 13%। अगर बाय द वे एरिया ऑफ प्लेट को आप 20% बढ़ा दिए तो एरिया ऑफ प्लेट को बढ़ाने से रिडक्शन ऑफ नट और वोल्ट का क्या हो जाएगा, 13%। ओके, अब आइए, व्हेन सब्जेक्टेड टू द हाई शेयर, तो अप्लाइड शेयर क्या होगा, मोर देन 60%। अगर व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई शेयर तो अप्लाइड शेयर मोर देन 60%। अगर व्हेन सब्जेक्टेड टू लो शेयर तो लेस देन 60%। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट, हाँ ये देखिए आउट स्टैंडिंग लेंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बवाल पॉइंट है, आउट स्टैंडिंग लेंथ। तो आउट स्टैंडिंग लेंथ में देखिए जो इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट इसमें देखिए टेबल में है कि फ्लेंज प्लेट इन कंप्रेशन विथ अनस्टिफनर, फ्लेंज की बात कर रहा है, फ्लेंज प्लेट इन कंप्रेशन विथ अनस्टिफनर, तो आउट स्टैंडिंग लेंथ क्या हो जाएगा, आउट स्टैंडिंग लेंथ पूछ रहा है आपसे। अगर बाय द वे अनस्टिफनर रहेगा तो फ्लेंज प्लेट इज कंप्रेशन विथ अनस्टिफनर, तो 16T और 200 TW बट्टा में रूट में FY का मैक्सिमम ले लेते हैं हम। ओके, तो आप समझ रहे होंगे आउट स्टैंडिंग कब कर रहा है, जब अनस्टिफनर रहेगा तो 16T या 250 TW बटा में रूट FY का मैक्सिमम ले लेते हैं आउट स्टैंडिंग, कब, जब अनस्टिफनर रहेगा तो। अगर फ्लेंज प्लेट कंप्रेशन विथ स्टिफनर, अगर कोई फ्लेंज प्लेट है अपना कंप्रेशन विथ स्टिफनर रहेगा तो 20T लेंगे, वही फ्लेंज प्लेट इन टेंशन, अगर टेंशन में रहेगा तो 20T लेंगे। सिर्फ अनस्टिफनर है तो 16T और 250 TW बट्टा में रूट FY का मैक्सिमम ले लेते हैं, कब, अनस्टिफनर है तो। अगर स्टिफनर रहेगा तो 20T, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी 20T। ओके, आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट और हैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ फ्लेंज रिस्टैंड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, कह रहा कि बोथ फ्लेंज रिस्टैंड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन, दोनों को रिस्टैंड कर दिया है तो √3d1/TW होता है। बोथ फ्लेंज रिस्टैंड, दोनों फ्लेंज का बोल रहा है, बोथ फ्लेंज रिस्टैंड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन, अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन दोनों में रोक दिया है तो √3d1/TW हो जाएगा। ओके, टॉप फ्लेंज होल्ड इन पोजीशन वाइल बॉटम फ्लेंज रिस्टैंड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, कह रहा है टॉप फ्लेंज हेल्ड इन पोजीशन और बॉटम फ्लेंज रिस्टैंड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का रिस्टैंड कर दिया तो √6d1/TW, ये फार्मूला हो जाता है। एक और रूट में बताएं 3d1/TW, फिर रूट में 3d1/TW। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है, अब आया बीम के सबसे खास पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे मस्त मस्त क्वेश्चन पूछा इफेक्टिव लेंथ को रिलेट करके, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन यहाँ से बनता है, लेकिन क्वेश्चन पूछना छोड़ नहीं रहा है तो आपको भी पढ़ना नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है अब इंड कंडीशन है, सिंपली सपोर्टेड बीम में इंड कंडीशन, तो सिंपली सपोर्टेड में कहेगा ना तो उसमें याद रखिएगा कि री स्टैंड हो जाता है अगेंस्ट टॉर्जन, पहले सिंपली सपोर्टेड में बोलेगा, सिंपली सपोर्टेड बोला ना तो री स्टैंड अगेंस्ट टॉर्जन। ओके ना, बट रीस्टैंड किया ना, जैसे सिंपली सपोर्ट जहाँ ही जाए और एल इफेक्टिव पूछ रहा है आपसे एल इफेक्टिव ना, तो जैसी एल इफेक्टिव जाए तैसी आप सोचिए कि सिंपली सपोर्ट नहीं तो रीस्टैंड इन टॉर्जन होगा, और रीस्टैंड कर दिया तब बाकी सब अनरीस्टैंड से शुरू होगा, तो रीस्टैंड अगेंस्ट टॉर्जन, ठीक है, तो अनरीस्टैंड हो जाएगा, अनरीस्टैंड अगेंस्ट लेटरल बकलिंग, सॉरी लेटरल बेंडिंग, तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ 1L हो जाएगा। फिर पार्शियल वो बोला ना अनरिस्टैंड, अब बोले पार्शियल रिस्टैंड लेटरल बेंडिंग, पार्शियल रिस्टैंड लेटरल बेंडिंग तो क्या हो जाएगा 0.85L हो जाएगा। अब फुली रिस्टैंड लेटरल बेंडिंग तो 0.70L हो जाएगा। तो आपको ये बात आपको पकड़ने के लिए बना कि अगर भाई देखो भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, रिस्टैंड अगेंस्ट टॉर्जन है, रिस्टैंड टॉर्जन बोला है ना तो उसको पार्शियली रिस्टैंड कर देंगे, तो उसी को अनरिस्टैंड कर देंगे। तो अगर रिस्टैंड है तो अनरिस्टैंड अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग तो 1L हो जाएगा एल इफेक्टिव, और पार्शियल रीस्टैंड बोलेगा तो 0.85L हो जाएगा, फुल्ली रीस्टैंड बोलेगा तो 0.70L हो जाएगा। ओके, ये सिंपली सपोर्टेड के लिए हुआ, आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए इंड कंडीशन, अब आया कैंटिलीवर बीम का, इसमें कह रहा है कि बिल्ट या तो फिक्स्ड एट सपोर्ट, अगर बिल्ट रहेगा या तो फिक्स्ड रहेगा सपोर्ट पे तो
पहला कंडीशन फ्री एट द अदर एंड, अगर फिक्स्ड है फ्री है अदर एंड तो इसके लिए 0.85L। ओके, आगे बोल रहा है रिएस्टेंट अगेंस्ट टॉर्जन एट द एंड बाय कंटिन्यूअस कंट्रक्शन। अब दूसरा कह रहा है ना कि पहला तो फिक्स्ड था और दूसरा फिक्स्ड तो है ही है, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रिएस्टेंड फिक्स्ड है तो रिएस्टेंड अगेंस्ट टॉर्जन एट द एंड कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, तो 0.75L हो जाएगा। इसमें कंटिलीवर है तो 0.85 से लागू हुआ है तो 0.75L हो जाएगा। रिएस्टेंट अगेंस्ट लेटरल डिफ्लेक्शन एंड टॉर्जन एट इंड, कह रहा है कि रिएस्टेंट अगेन लेटरल डिफ्लेक्शन एंड टॉर्जन दोनों रोक रहे हैं तो 0.5L हो जाएगा। ओके, तो इसमें कंफर्म कैसे करेंगे, कोई बोल रहा है कंटिलीवर बीम है और वो जो फिक्स्ड है सपोर्ट पे, तो कह रहा है एक वो फिक्स्ड है दूसरा फ्री रहेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा एल इफेक्टिव तो 0.85L। वही कहेगा रिस्टैंड अगेंस्ट टॉर्जन एट द एंड कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, रिस्टैंड कर देगा तो 0.75L हो जाएगा। वही कह देगा रिस्टैंड अगेन लेटरल डिफ्लेक्शन एंड टॉर्जन, लेटरल डिफ्लेक्शन और टॉर्जन तो 0.5L हो जाएगा। दोनों रोकेगा लेटरल और टॉर्जन को, दोनों को तो 0.5L हो जाएगा। ओके, अब आता है इन कंडीशन एट फ्री एट द एंड कंटिन्यूअस एट द सपोर्ट। इन कंडीशन की बात कर रहे हैं, फ्री एट द एंड कंटिन्यूअस एट द सपोर्ट, तो वही होता है इन कंडीशन में। इन कंडीशन में क्या कहेगा, दूसरा है आपको एथी के लिए, इसमें होगा अन चलेगा, फ्री एट द एंड एंड कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन। इसको कैसे पकड़, जो सिर्फ फ्री एंड था फिक्स्ड था अलग फ्री एंड था, ये कहेगा फ्री एंड एंड द कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, तो कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन कह दिया ना आपको कंटिलीवर बीम में, तो पकड़ लीजिए कि अन ओला आ जाएगा। तो अन रिएस्टेंड अगेंस्ट टॉर्जन, फिर होगा पार्शियल रिएस्टेंड अगेंस्ट टॉर्जन, फिर होगा फुल्ली रिएस्टेंड इन टॉर्जन। इस तरह से चलेगा। अगर इन कंडीशन बोले तो फ्री एट द एंड एंड कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, तो उसमें क्या होगा अनरिएस्टेंड अगेंस्ट टॉर्जन, तो उसका क्या हो जाएगा एल इफेक्टिव 3L। अगर पार्शियली रिएस्टेंड अगेंस्ट टॉर्जन तो 2L, फुली रिएस्टेंड अगेंस्ट टॉर्जन तो 1 हो जाएगा, मतलब 1L। ओके, तो कैसे कैसे डाटा था, पहले वाला डाटा शुरू हो रहा था आपको 1 2 3 करके शुरू हुआ था, 1 और 0.85 और 0.70। दूसरा डाटा कंटिलीवर के लिए 0.85 फिर 0.70, उसके बाद फिर 0.5, फिर कह रहा है आपको 3 2 1, कब, जब फिक्स्ड और कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन कहेगा तो और अनरिएस्टेंड कहेगा तो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है आगे आपका, मस्त पॉइंट है बकलिंग क्लास ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। कोई भी कंप्रेशन मेंबर होता है ना तो उसका बकलिंग क्लास क्या होता है वो जान लीजिए आपको। तो बकलिंग क्लास क्या होता है वो अच्छे से देखेंगे हम। तो बकलिंग क्लास में आपका हो जाता है कि डिपेंड किस पे करता है, तो इंफ्रा फ्रैक्शन फैक्टर, जो इंफ्रा फ्रैक्शन फैक्टर होता है ना वो डिपेंड करता है आपको बकलिंग क्लास पे। इंफ्रा फ्रैक्शन जो होता है ना बकलिंग क्लास पे डिपेंड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बकलिंग क्लास तो आपका 4 क्लास होता है। पहला क्लास होता है ABCD, तो ए में कितना होता है 0.21 होता है, बी में कितना होता है 0.34 होता है, सी में कितना होता है 0.49 हो जाता है, 0.76 हो जाता है। ओके, ये होता है बकलिंग क्लास। बकलिंग क्लास ABCD, ए में कितना होता है याद कीजिए, ए में कितना होता है 0.21 होता है। बकलिंग क्लास जो होता है तो ए में कितना होता है 0.1 होता है, बी में 0.34 होता है, सी में 0.49 होता है, 0.76 होता है। ऐसे याद नहीं होगा, ध्यान लगाइए, आंख बंद करके सोचिए कि बकलिंग क्लास ए में कितना होता है 0.21 हो जाता है, बी में क्या होता है 0.34 हो जाता है, सी में क्या होता है 0.49 होता है, और डी में कितना होता है 0.76 हो जाता है। ओके, बकलिंग क्लास हो गया। अब आपको बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन वैल्यू देगा बकलिंग क्लास, तो ए सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, सॉलिड सेक्शन, बकलिंग क्लास माने चैनल सेक्शन का ठीक है, एंगल सेक्शन का ठीक है, टी सेक्शन का और सॉलिड सेक्शन का बकलिंग क्लास क्या होता है तो 0.29, क्या 0.29 आई मीन सी होता है। तो किसका चैनल सेक्शन का, एंगल सेक्शन का, ये जो होता है टी सेक्शन का, ए सब का कितना होता है बकलिंग क्लास सी हो जाता है। उसी तरह से कह रहा है आपको कि विल्ट अप सेक्शन जो होता है ना, विल्ट अप सेक्शन उसका भी सी ही हो जाता है बकलिंग क्लास। बिल्ट अप का क्या होता है सी ही हो जाता है बकलिंग क्लास। अब देखिए हॉलो सेक्शन से हॉट रोल सेक्शन, हॉलो सेक्शन हॉट रोल सेक्शन, तो उसके लिए क्या होगा बकलिंग क्लास तो ए हो जाएगा। कॉल्ड रोल सेक्शन
क्या हो जाता है, कोल्ड रोड सेक्शन तो बी हो जाता है। हॉट रोल सेक्शन क्या होता है, ए होता है। कोल्ड रोड सेक्शन क्या होता है, बी हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आया आपका प्लेट ग्राइडर। देखते हैं कितना पेज बच रहा है प्लेट ग्राइडर में। ओके ओके, हाँ ज़्यादा पेज नहीं है, 4 से 5 पेज है। अभी जस्ट इसको कंप्लीट करेंगे प्लेट ग्राइडर का। तो आप समझ चुके होंगे प्लेट ग्राइडर क्या होता है, तो बिना समझाए कैसे समझ गए, चलिए समझाते हैं। अ प्लेट ग्राइडर इज अ टाइप ऑफ द बीम, ये भी बीम का टाइप है। आपका बीम खत्म हुआ, अब प्लेट ग्राइडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बीम का टाइप है जो प्लेट स्टील देन लोड इज वोल्टेड और कनेक्शन कह रहा है ना। अच्छे से रीड करके बताते हैं कि प्लेट ग्राइडर इज अ टाइप ऑफ बीम बीच इज बिल्ट अप, मतलब बनाया गया है प्लेट और स्टील से, फ्लैट ऑफ स्टील से बनाया गया है, या तो वोल्टेड या तो रिवेटेड या तो वेल्डेड। ओके, ये होता है आपको प्लेट ग्राइडर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ रिवेटेड होता है, एक होता है वेल्डिंग का। तो रिवेटेड जो रिवेटेड और वोल्टेड होता है ना फ्लैट ग्राइडर, उसका स्पान 15 से 30 मीटर होता है। 15 से 30 मीटर हो जाता है आपका। अगर बेल्डेड प्लेट ग्राइडर है तो उसका 100 मीटर होता है। तो आप कंफर्म कीजिए कि प्लेट ग्राइडर पढ़ रहे हैं तो उसमें बेल्डेड रहेगा तो रिवेटेड रहेगा तो क्या होगा, 15 से 30 मीटर हो जाएगा। ओके, अगर भाई बेल्डेड रहेगा तो, और ग्राइडर एड सुटेबल फॉर द 100 mm, 100 mm स्पान के लिए हो जाता है, ठीक है ना। किसके लिए होता है, बेल्डेड प्लेट ग्राइडर सुटेबल फॉर द स्पान 100 मीटर। बेल्डेड रहेगा तो 100 मीटर के लिए हो जाएगा प्लेट ग्राइडर, अगर ऐसे है तो 15 से 30 मीटर के लिए है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्या है। आपका अगला पॉइंट है, फॉर लॉन्गर स्पान ट्रस अरेंजमेंट इज प्रोवाइड ड्यू टू लेस विंड एंड लोड, विस लोड क्लिक करते हैं। फिर आया प्लेट ग्राइडर इज इकोनॉमिकल एज फॉर मिनिमम वेट। क्या है, नहीं समझ में आया। अब देखिए जो समझ में आया बता रहे हैं। एलिमेंट ऑफ द प्लेट ग्राइडर, तो क्या क्या एलिमेंट होता है प्लेट ग्राइडर का, वो ध्यान देना पड़ेगा आपसे। तो क्या ध्यान देना है आपको कि प्लेट ग्राइडर जो पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या एलिमेंट होता है। तो पहले होता है वेब प्लेट, फिर होता है फ्लेंज प्लेट, फिर होता है स्टिफनर। 3 होता है, वेब प्लेट होता है ना, फ्लेंज प्लेट होता है ना, फिर स्टिफनर होता है। तीनों मिलकर प्लेट ग्राइडर बनता है। तो वेब को जानते हैं कि शेयर के लिए यूज होता है, शेयर फोर्स के लिए। और मिनिमम थिकनेस कितना होता है वेब का, तो 8 mm होता है। ओके, तो आप देख लिए होंगे कि वेब प्लेट जो होता है ना किसके लिए होता है, शेयर के लिए, और थिकनेस 8 mm होता है। ओके, अब देखिए फ्लेंज प्लेट। फ्लेंज प्लेट आर डिजाइन टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट। तो फ्लेंज प्लेट किसके लिए होता है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हो जाता है। स्टिफनर तो आपको बकलिंग को रोकने के लिए होता है। तो आप जान गए होंगे कि प्लेट ग्राइडर में क्या क्या होता है, फ्लेंज होता है, वेब होता है, स्टिफनर होता है। तो फ्लेंज किस लिए होता है, वेब किस लिए होता है, वो सब समझ लीजिए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टिफनर। तो वर्टिकल स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, या स्टिफनेस का टाइप है। ओके ना, इसमें हम स्टिफनर के बारे में स्टडी करते हैं अच्छा से आपको प्लेट ग्राइडर में। तो वर्टिकल स्टिफनर होता है ना, उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टिफनर। ओके, आगे चलिए। वर्टिकल स्टिफनर 2 टाइप्स का होता है, वो इंड स्टिफनर उसी को बोलते हैं बियरिंग स्टिफनर, ये होता है इंटरमीडिएट स्टिफनर। ओके, अब देखिए वर्टिकल स्टिफनर या तो इंटरमीडिएट स्टिफनर, इसके बारे में स्टडी कीजिए, वर्टिकल या तो इंटरमीडिएट। ओके ना, इट इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट वेव बकलिंग ड्यूरेबल शेयर। कहने का मतलब है ना कि क्या करते हैं, रजिस्ट द वेव बकलिंग। वर्टिकल स्टिफनर जो होता है या तो इंटरमीडिएट जो होता है, वेव बकलिंग को ये रिड्यूस करता है। ओके, आगे वियरिंग स्टिफनर या तो इंड स्टिफनर। वेन पॉइंट लोड इज एक्टिंग ऑन द प्लेन ग्राइडर दिस पॉइंट लोड वेव बकलिंग और वेव क्रिपलिंग लोड वियरिंग स्टिफनर आर प्रोवाइड। लोड बियरिंग स्टिफनर आर प्रोवाइड। ओके, तो लोड बियरिंग स्टिफनर से प्रोवाइड करते हैं कब, जब वेब बकलिंग आता है तो, बकलिंग आता है तो, और वेब क्रिपलिंग आता है तो। ओके, अब आया हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, जिसको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी बोलते हैं। इन अ प्रोवाइड कंप्रेशन जोन टू रिड्यूस द चांस ऑफ वेव बकल ड्यू टू बाइंडिंग। बाइंडिंग के चलते या तो बेंडिंग के चलते जो होता है ना, बेंडिंग के चलते हैं, उसके चलते हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब आया वही कि कब कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो पहले देखिए डील किए हम कि वर्टिकल स्टिफनर जो होता है ना क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो वेब बकलिंग को रोकने के लिए। ओके, अब आया बियरिंग स्टिफनर, तो वेब बकलिंग को या तो वेब क्रिपलिंग को रोकने के लिए। ओके, अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो होता है ना कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल जो स्टिफनर होता है कहाँ प्रोवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन जोन में। ओके,
अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। यहाँ से आया बबाइल पॉइंट। इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कैसे पूछा गया और समझाते हैं आपको। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना कि पहले नंबर की अगर बाई द वे कोडल प्रोविजन के अनुसार स्टिफनेस का सिलेंडरनेस रेशियो सॉरी डेप्थ ऑफ बीम और थिकनेस ऑफ बीम के लिए स्टिफनर कब कितना रहेगा तो प्रोवाइड करेंगे। अगर बाई द वे एल एस में कहता है कि लेस देन 90 तो स्टिफनर नहीं प्रोवाइड करेंगे, और लेस देन 85 डब्ल्यू एस एम में तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आप मिनिमम वैल्यू को ले लीजिएगा, कितना से कम रहेगा तो स्टिफनर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि अब डेप्थ बटा 400 280 90 दे देगा। आपसे पूछेगा ना कि कौन सा स्टिफनर यहाँ प्रोवाइड होगा, या तो फिर किस तरह का स्टिफनर प्रोवाइड होगा। तो ओनली इंटरमीडिएट स्टिफनर आर प्रोवाइड कब 90 से लेकर मोर देन D1 बटा TW और लेस देन 180 देन ओनली इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड। 90 से 120 के बीच में आएगा तो इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब आया 180 से बड़ा और 270 से छोटा इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फर्स्ट हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसी में तो पॉइंट फंसता है। देखिए आपसे हम पूछे कोची कि वर्टिकल स्टिफनर कब प्रोवाइड करेंगे, या तो फिर हम पूछ दिए आपसे कि अच्छी का है देन ओनली स्टिफनर इज प्रोवाइड। तो स्टिफनर का इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड, तो इंटरमीडिएट का प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरमीडिएट के लिए 90 से 120 में का वैल्यू होगा तो इंटरमीडिएट को हम संभाल लेंगे। इस तरह से याद करना है। अगर बाई द वे आपका कितना से 180 से बड़ा 270 से छोटा हुआ तो इंटरमीडिएट स्टिफनर तो प्रोवाइड करेंगे, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि फर्स्ट वर्टिकल स्टिफनर कब प्रोवाइड कर रहे थे। तो 180 से बड़ा और 270 से छोटा था तब हम फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को प्रोवाइड किए। तो क्वेश्चन कैसे पूछा था, आपका जो था 180 है ना उससे बड़ा और 270 से छोटा, इन दोनों के बीच का वैल्यू दिया था D बटा 200। तो D बटा 200 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है ये है, तो हम इंटरमीडिएट स्टॉपर को प्रोवाइड किया तो हॉरिजॉन्टल को प्रोवाइड किया। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कैसे याद करना है। अगर बाई द वे D1 बटा TW लेस देन 90 हुआ तो स्टिफनर को प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर बाई द वे 90 से बड़ा हुआ 180 से छोटा हुआ तो हम वर्टिकल स्टिफनर को सॉरी अगर रहा तो उसमें इंटरमीडिएट स्टिफनर को हम प्रोवाइड करेंगे। 90 से 180 रहेगा तो ओके। अगर 180 से बड़ा हुआ और 270 से छोटा हुआ तो इसमें फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो समझ गए कैसे कि 180 से बड़ा रहेगा तो 270 से छोटा रहेगा तो कितना से 180 से बड़ा 270 से छोटा रहेगा तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करे पड़ेगा वर्टिकल के साथ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर 270 से बड़ा और 400 से छोटा मान लेस देन इक्वल टू तो वर्टिकल स्टिफनर इज प्रोवाइड विथ फर्स्ट और सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। कब, अगर बाई द वे 270 से बड़ा हुआ और 400 से छोटा हुआ तो हम प्रोवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। ओके, अब आया यहाँ सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर शुड बी प्रोवाइड नेचुरल एक्सिस। कह रहा है ना कि सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर शुड बी प्रोवाइड नेचुरल एक्सिस। ओके, अब आगे देखिए। अगर बाई द वे 400 से ज़्यादा हो गया D1 बटा TW तो इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द वेव। थिकनेस ऑफ वेव को बढ़ाना पड़ेगा। कब, जब D1 और TW जो था मोर देन 40 हो जाएगा तब। मोर देन 40 हो जाएगा तो थिकनेस ऑफ वेव बढ़ाना पड़ेगा। ओके, क्या बढ़ाएंगे, थिकनेस ऑफ वेव 400 से बड़ा रहेगा तो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ WSM आ गया। यही बोल रहे थे कि 85 से कम हो जाएगा तो स्टिफनर नहीं प्रोवाइड करेंगे, और 85 से लेकर 200 तो इंटरमीडिएट प्रोवाइड करेंगे, और 200 से लेकर 250 तो इंटरमीडिएट फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कर देंगे, और 250 से बड़ा 400 से छोटा तो इंटरमीडिएट और फर्स्ट और सेकंड हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कर देंगे, और 400 से बड़ा तो थिकनेस ऑफ वेव को बढ़ा देंगे। ओके, अब यहाँ से पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल स्टिफनर, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वर्टिकल स्टिफनर का कितना होता है तो 0.33D हो जाता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बिटवीन वर्टिकल स्टिफनर 1.5D। ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल स्टिफनर, वर्टिकल जो स्टिफनर होता है उसमें डिस्टेंस कितना होता है तो 0.33D। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल स्टिफनर 1.5D। कन्फर्म, बिल्कुल कन्फर्म है। कैसे कि मिनिमम पूछेगा तो 0.33D हो जाएगा, और मैक्सिमम पूछेगा तो 1.5D हो जाएगा। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि क्या है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल स्टिफनर और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल स्टिफनर या वर्टिकल स्टिफनर। तो वर्टिकल स्टिफनर बोल रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल स्टिफनर क्या होता है 0.33D हो जाता है मैक्सिमम, मिनिमम हो जाता है मिनिमम हो जाता है कितना, मिनिमम हो जाता है 0.33D वर्टिकल स्टिफनर का,
वर्टिकल जो स्टीफनर है उसके भी 0.0, मैक्सिमम पूछे तो 1.5D हो जाता है, डी 1.5D। ओके, ये होता है मिनिमम डेप्थ डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस स्टीफनर का। रेंज ऑफ द वर्टिकल स्टीफनर कितना हो जाता है? वर्टिकल स्टीफनर जो होता है ना उसका रेंज क्या होता है? 0.33D से लेकर 0.33 से लेकर 1.5D तक। ये हुआ रेंज ऑफ द वर्टिकल या तो रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शंस 0.33 1.5D। कब? रेंज ऑफ वर्टिकल स्टीफनर 0.33 1.5D। कितना रेंज हो जाता है वर्टिकल स्टीफनर जो, तो उसका रेंज कितना होता है? 0.33D से लेकर 1.5D तक हो जाता है। ओके, व्हाट इज द डेप्थ? डेप्थ कितना होता है? तो 90 + TW। ये बकवास पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है, डेप्थ ऑफ प्लेन ग्राइडर वेरीज, जो प्लेट ग्राइडर जो पढ़े सो वेरीज कितना? L/8 से L/12। डेप्थ ऑफ प्लेट ग्राइडर जो प्लेट ग्राइडर पढ़ रहे हो उसका डेप्थ कितना होता है? L/8 से लेकर L/12 हो जाता है प्लेट ग्राइडर का डेप्थ। प्लेट ग्राइडर जो है ना उसका डेप्थ कितना होता है? प्लेट ग्राइडर जो है उसका डेप्थ कितना होता है? L/8 से लेकर L/12। डेप्थ ऑफ प्लेट ग्राइडर, प्लेट है आपके पास, बिल्कुल है, तो प्लेट ग्राइडर कितना हो जाता है? L/8 से L/12 डेप्थ। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है? अब कह रहा है ये भी पॉइंट पूछा हुआ है, लोड बियरिंग स्टीफनर। तो लोड बियरिंग स्टीफनर कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो बिलो द पॉइंट लोड, जहाँ पे पॉइंट लगता है ना, प्रोवाइडेड अंडर द कंसनट्रेटेड लोड या तो पॉइंट लोड, जहाँ पे लोड लगता है ना, पॉइंट लोड या कंसनट्रेटेड लोड, वहीं पे हम प्रोवाइड कर देते हैं आपको। किसको? लोड बियरिंग स्टीफनर को। लोड बियरिंग स्टीफनर जहाँ पे लोड लगता है उसके नीचे प्रोवाइड करते हैं लोड बियरिंग स्टीफनर को। ओके, 20 टाइम्स इफेक्ट करता है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे मिलते हैं। देखिए आगे ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव पर्पज से है, और देख लीजिए क्या है। मैक्सिमम मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द स्टीफनर 1 इन थिकनेस ऑफ द वेव। तो मैक्सिमम कितना हो जाता है? 270 और मिनिमम 180। ओके, इफेक्टिव फ्लैंज एरिया कंप्रेशन AF/AW6। इफेक्टिव फ्लैंज एरिया एंड टेंशन A/8। पता नहीं क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है या नहीं। कैपेसिटी ऑफ द वेव इज रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट 1/7 ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेक्शंस। ये बहुत ही खास पॉइंट है, कह रहा है ना कि कैपेसिटी ऑफ द वेव इज रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। कैपेसिटी जो वेव है आपका, कैपेसिटी ऑफ द वेव रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट 1/7 कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। जो वेव होता है ना 1/7 को कैपेसिटी और को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द सेक्शंस, ठीक, 1/7 टाइम। आगे आया आपका क्या है लास्ट पॉइंट? वेव प्लेट शेयर प्लस बेंडिंग मोमेंट वेव प्लेट में हो जाता है, फ्लैंज प्लेट बेंडिंग मोमेंट प्लस एक्सियल लोड। ओके, अब आगे हम स्टडी करेंगे इस पॉइंट को, याद रखिएगा, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। सो अभी के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।